नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने के अभियान की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। थोड़ी देर में हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में मामले की सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने वाली है। चुनौती दी गई है नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को। और आपको बता दें कि आशियाना बचाने के लिए लोगों ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और अब इस मामले की सुनवाई अब से कुछ देर बाद होनी है। तो रेलवे के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जे का यह मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने यह फैसला जो है रेलवे के पक्ष में दिया था, और नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को ही चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, आज का दिन अगर कहें तो हल्द्वानी के उन करीब 50,000 लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। करीब 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट का निर्णय जो आया था, तो उसी के लिहाज से प्रदेश की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा, और सुप्रीम कोर्ट ही इसमें आज सुनवाई करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ अगर हल्द्वानी की बात करें, क्योंकि देखिए रेलवे उस जगह को अपनी जमीन बता रहा है, और देखने वाली बात यह है कि उस जमीन पर पहले से बिजली के कनेक्शन भी दे दिए गए, वहां पर स्कूल बना दिए गए, वहां पर घर बना दिए गए। तो अब से पहले दोनों की गलतियां इसमें साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इसमें शेष कुछ भी नहीं रह जाता है। क्योंकि जिस समय रेलवे की जमीन पर इस तरह के कब्जे हो रहे थे, लोगों ने घर बना लिए थे, उस समय रेलवे का शासन प्रशासन कहाँ पर था। तो यही बात बिल्कुल उत्तराखंड की सरकार पर लागू होती कि उन सरकारों में जिस समय किसी और की सरकार यहाँ पर हुआ करती थी, पूर्व की सरकार यहाँ पर हुआ करती थी, उन दिनों हल्द्वानी के जो लोग हैं वहां पर घर बना रहे थे, तो ऐसे में मेयर कहाँ थे, ऐसे में जो नगर निगम है उनका जो कार्य होता था वो क्या कर रहे थे। ये कई ऐसे सवाल है जिनको लेकर वही सवालात खड़े हो रहे हैं। जी चलिए ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं। थोड़ी देर में खटीमा बाईपास का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12 बजे नेशनल हाईवे कुटरी का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 3 बजे देहरादून के लिए वापस रवाना हो जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में खटीमा बाईपास का लोकार्पण करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो दोपहर 12 बजे नेशनल हाईवे कुटरी का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 3 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे वापस, कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे। तो हितेश हमारे साथ बने हुए। हितेश, क्या जानकारी, कुमाऊं कब रवाना हो रहे हैं सीएम धामी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर हैं और निकल गए हैं राजधानी देहरादून से, और आज उनके कुमाऊं के कई क्षेत्रों में बैठकें होने वाली हैं, और साथ ही खटीमा में कि जो बाईपास है उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ कई अधिकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वहां पर मौजूद है, क्योंकि कुमाऊं दौरे पर जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं चल रही है उनके साथ आज अधिकारियों और स्थानीय नेताओं और मंत्रियों के साथ वहां पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर एक सड़कों का जाल केंद्र ने देने का काम किया है, तो उसी के लिहाज से जो भी सड़क कनेक्टिविटी है, कई ऐसे लोकार्पण अभी आगे होने वाले हैं, और एक खटीमा में जो बाईपास बनने जा रहा है उसका भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे।
जोशीमठ में भू धसाव को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरी है। तपोवन टैक्सी स्टैंड से मारवाड़ी चौक तक ये जुलूस निकाला गया है। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरी है और आपको बता दें कि यहां पे मशाल हाथों में लेकर लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरी और आपको बता दें कि भू धसाव को लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सर्वे का काम जारी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जोशीमठ को बचाने के लिए जो कुछ भी हो हम करेंगे। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। हाँ, मैं चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग को, मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे और जो भी जरूरत होती है वो करे और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। तो हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, अब देखिए हमने देखा कि किस तरीके से जोशीमठ के लोगों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं वो डरा भी रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का ये आश्वासन कि जोशीमठ को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, कितना अहम? देखिए, चार धाम में एक धाम आता है बद्रीनाथ, जो कि जोशीमठ के पास है और उसी के लिहाज से क्योंकि आज नहीं पिछले कई वर्षों से ये जो भू धसाव का मामला है सामने आ रहा है। हालांकि पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, ये एक अलग बात है और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है क्योंकि जो बिजली के खंभे हैं वो भी गिरने लगे हैं, तिरछे होने लगे हैं। तो ऐसे में ऊर्जा विभाग भी सतर्क हो गया है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी मामले को लेकर बैठक की। तो जल्द से जल्द इस मामले का समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि 500 से अधिक ऐसे परिवार हैं जो रिपोर्ट के आधार पर बिल्कुल भी वहां पर रहने के योग्य नहीं है। बिल्कुल जो वहां पर खत्म होता जा रहा है, किसी के घरों में दरार है, किसी की दुकानों में दरार है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंभीर है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था वहां पर की जाए या कहीं अलग पलायन उनको किया जाए, तो इसको लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है। जी ठीक है हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल स्टोर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर स्वामियों में हड़कंप मच गया है और आपको बता दें कि अवैध नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया दिखाया है। तो मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनमें हड़कंप मचा है। पुलिस ने 217 मेडिकल स्टोर की चेकिंग की है। पुलिस ने 44 मेडिकल स्टोर को बंद भी करवा दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने करीब 44 मेडिकल स्टोर बंद करवाए हैं। नए साल के जश्न में धर्मनगरी हरिद्वार में शराब पीने वालों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरिद्वार में लोगों ने नए साल में जमकर शराब पी है, जिसके बाद हरिद्वार में नए साल पर शराब की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि नए साल के दिन हरिद्वार में 3 करोड़ के शराब की बिक्री हुई। ऐसे में हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी प्रभाष शंकर मिश्रा ने बताया कि नए साल के दौरान लगभग 30,000 इंग्लिश शराब की बोतलें और 28,000 देसी शराब की बोतलें हरिद्वार में बेची गई। तो सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, नए साल पे खूब जाम छलका है। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो धर्मनगरी हरिद्वार में करोड़ों रुपए की शराब है जो
हरिद्वार के लोग पी गए हैं कहा जा सकता है। जिस तरह नए साल का लोगों ने स्वागत किया है, तो उसी के जश्न को लेकर कई दिनों पहले से ही यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। हालांकि इसको लेकर जो आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा है, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि अवैध शराब की बिक्री नहीं होगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से शराब की बिक्री हुई है, वो वाकई उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसी को लेकर तमाम जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कई दिनों तक जश्न में डूबे रहे और आपने देखा है कि उसका नतीजा ये आया है कि हरिद्वार के लोगों ने करीब करोड़ों रुपए की शराब पी ली है। अभिषेक, बिल्कुल। तो अब ऐसे में ये तो सरकारी आंकड़ा होगा संजय, लेकिन इसके इतर भी, क्योंकि अवैध शराब की बिक्री रुक गई है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, तो आंकड़ा तो बहुत आगे निकल गया होगा। बिल्कुल अभिषेक, लगातार ही हरिद्वार जिले में जो अवैध शराब है वो लगातार बिकती रहती है, जिसको लेकर तमाम जो अधिकारी है वो कार्रवाई करने की बात भी कहते हैं। क्योंकि बीते दिनों से हम लगातार देख रहे हैं जो अवैध शराब है उसका जो कारोबार है वो पूरी तरह फल फूल रहा है। हालांकि तमाम वायदे किए जाते हैं आबकारी विभाग की ओर से कि जो अवैध शराब है उस पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। तमाम जो अवैध शराब माफिया है वो किस तरह से शराब परोस रहे हैं, इसको लेकर तमाम कार्रवाई भी की जाती है। आगे किस तरह की कार्रवाई होगी और किस तरह से अवैध शराब पर रोक लगती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब खबर रुड़की से है, जहां रामनगर में सलेमपुर के पूर्व प्रधान कुंवर पाल और वहां के निवासियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षक पति पत्नी पर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि सलेमपुर निवासी एक ग्रामीण को आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगना महंगा पड़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व प्रधान कुंवर पाल ने बताया कि बबीता धीमान नाम की महिला धर्मपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और उसका पति जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के फतेहपुर में शिक्षक पद पर तैनात है। और आपको बता दें कि ग्रामीण अमित ने आरोप लगाया कि दोनों पति पत्नी ने शिक्षक के पद पर तैनात होते हुए भी सिंचाई विभाग का मकान अपने नाम आवंटित करवा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मकान के लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के पर्यटन व सिंचाई विभाग मंत्री सतपाल महाराज के नाम के सरकारी चिट्ठी भी सिंचाई विभाग में जमा करा रखी है। मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए और जो इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां खानपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा ने अपने विधानसभा में हर गांव उजाला अभियान की शुरुआत की है। खानपुर विधायक उमेश शर्मा के मुताबिक वो अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के मुख्य चौराहों को चिन्हित कर उन्हें लाइटों से सजाने जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों की एक बड़ी संख्या आवाजाही करती है। अपने इस अभियान की शुरुआत करने खानपुर पहुंचे विधायक उमेश शर्मा ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के चौराहों को चिन्हित करते रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। ये क्या है, गांव के जितने मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर शाम के समय जब कोहरा हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता, अंधेरा इतना रहता है। तो हमने इसके संबंध में एक योजना शुरू की है कि हर घर हर गांव उजाला हम करेंगे। अभी हमने अपने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हर गांव के 5 मुख्य चौराहे हैं उन पर हम लाइटें लगा रहे हैं, ताकि गांव के जो 5 मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर लाइट रहें। और जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ सोलर की व्यवस्था कर रहे हैं, सोलर लाइटों की। तो मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर हमारे गांव, हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसके हर मुख्य चौराहे पर लाइट ना हो। तो संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, इस पहल को तो एक शानदार पहल कहा जा सकता है। बिल्कुल अभिषेक, निश्चित तौर पर जिस तरह से उमेश कुमार ने जनता से वायदे किए थे, अब वक्त आ गया है कि उन वायदों को पूरा किया जाए। क्योंकि उमेश कुमार अपने क्षेत्र से निर्दलीय विधायक है और जनता ने उन्हें भारी मतों से विजय बनाया था।
साथ ही साथ जनता से उन्होंने वायदे भी किए थे कि जो गांव होगा वो पूरी तरह जिस तरह विकास कार्य होते हैं वो तमाम किए जाएंगे। यही वजह है कि उमेश कुमार अब लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हर गांव उजाला अभियान के तहत जिस तरह से चौक चौराहों पर लाइटें लगाने का काम कर रहे हैं, हालांकि क्षेत्र की जनता उनकी वाहवाही भी कर रही है। तो कहा जा सकता है कि सभी मुख्य चौराहों पर यहाँ पर लाइटें लगाई जा रही है, एक निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर सभी चौक चौराहों पर लाइटें लगाई जाएगी। अभिषेक। ठीक है संजय, आप बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। खबर चमोली से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र कर्णप्रयाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में इंसानों के अलावा मवेशी भी ठंड का सितम झेल रहे हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर अलाव के चारों ओर कड़ाके की ठंड में बेजुबान रात गुजार रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से लाखों रुपए खर्च कर गौसदन बनाया गया था, जो महज शोपीस बनकर रह गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव पंकज शर्मा ने वर्तमान में इलाके में चल रही जल जीवन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पंकज शर्मा ने बताया कि मानकों के अनुसार यहां पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ खानापूर्ति के लिए योजना बनाई जा रही है। घरों में नलों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है और शीघ्र इस योजना में हो रही गड़बड़ी को सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने रखने की बात कही। जो देखते हैं उनसे बात हुई थी कि राजेश जी है, हमारे राजेश श्रीवास्तव जी जल निगम के। बड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी, बस इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना। योजनाएं बनती है, ठेकेदार को ठेका मिलता है, लेकिन मेन जो ये काम है ना, जैसे जो पाइपलाइन बिछाते हैं वो पाइपलाइन कोई टेक्निकल पर्सन नहीं बिछाता, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने आँख से देखा है। अभी जब मैं अभी खेतों में गया था, एक जगह इधर हमारे क्या कहते हैं तुर्बा देवी के नीचे वो खोद रहे थे, तो वो पाइप ऊपर था, अब उसमें कैसे पानी जाएगा? इतना छोटा तो पाइप है। अब ये पता करना पड़ेगा पाइप कितना बड़ा था, अलाउड था, इतना छोटा सा पाइप है, और वो पाइप भी ऊपर था एक तरफ से एक नीचे, तो कैसे पानी जाएगा? इसका मतलब वो जो काम करा है किसी जेई साहब के कहने पे नहीं करा है, किसी टेक्निकल पर्सन के सामने नहीं करा है। वो काम पर्सनली इन्होंने, या तो कोई नेपाली होगा जिसने मतलब गाड़ी चलाई, खोदा, डाला, पाइप चल दिया, ना कोई ठेकेदार वहाँ पे खड़ा होगा। बस यही कमी है, इस कमी को सही करना हमारा कर्तव्य है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में मनमुटाव के बाद भी मोदी सरकार की स्पॉन्सरशिप नीति में संशोधन के ऐतिहासिक फैसले को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने सराहा है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित का कहना है कि इससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं उनके लिए यह बहुत ही खुशी की खबर है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पहले भी पाकिस्तान से लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार आया करते थे, लेकिन उनमें भारत में कोई रिश्तेदार होने का नियम लागू होता था, तभी उन्हें वीजा मिलता था। लेकिन अब इस संशोधन के कारण जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं और उनके परिजनों की अस्थियां मां गंगा में विसर्जन करना वो चाहते हैं, वह भी भारत आकर मां गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित कर पाएंगे और उन्हें मोक्ष मिल सकेगा। जिन लोगों की गंगा मैया पर आस्था है, जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, भले किसी भी देश में निवास कर रहे हों, विशेष करके पाकिस्तान तो हमारा भारत का ही हिस्सा रहा है, इसलिए उसमें पाकिस्तान में निवास करने में बहुत से हिंदू जिनके रिश्तेदार वगैरह इधर नहीं हैं, उनकी भी गंगा मैया पर आस्था है, धर्म पर आस्था है, अपने देश से प्रेम है। इसलिए जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत ही देशवासियों के लिए और पाकिस्तान में निवास कर रहे जो हिंदू भाई हैं, सनातन धर्मावलंबी है, उनको बहुत बहुत सबको बधाई है, बहुत ही हर्ष का विषय है। तो मोदी सरकार की ये पहल है, जिसके बाद लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। पाक हिंदू भी गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां अगर गंगा में विसर्जित करना चाहते हैं
तो वो अब संभव हो सकेगा। तो वीजा नियम जो हैं उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसको लेकर के अब आपको बताएं कि वैसे तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू लोग रहते हैं, वो अगर अपने किसी परिजन को उन्होंने खोया है, उनकी अस्थियां अगर गंगा में प्रवाहित करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पहले इसमें कुछ व्यवधान होता था कि आपका एक परिवार भारत में होना चाहिए, लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन किया गया है। संजय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, इसके बारे में जरा बताइए कि संशोधन क्या किया गया है, पहले क्या था और अब क्या है? देखिए अभिषेक, आपको बता दें पहले के दौर में क्या हुआ करता था, जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें अपने परिजनों की अस्थियां हरिद्वार में तभी लेके आने दिया जाया करता था तब उनके परिजन भारत में रहते हों। यानी अगर पाकिस्तान के लोग हैं वो हरिद्वार में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित नहीं किया जाने दिया था। लेकिन अब जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने अपने व्यवहारिक के चलते जिस तरह से एक अच्छी पहल की है, हालांकि इसको लेकर हरिद्वार के जो पुरोहित है वो भी देश के प्रधानमंत्री की वाहवाह कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ही जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो अपने परिजनों की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं चलिए, तो में ये किस उन तरह पाक हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।